नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की तथा उसमें हुए असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण की। पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़ आदि का एक दूसरे पर प्रभाव है। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा संतुलन, बैलेंस, इन सभी का जो संतुलन है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। किंतु कुछ समय में पारिस्थितिकी तंत्र में जबरदस्त बदलाव आया है, जिसका उत्तरदायी काफी मात्रा में मानव ही है। पारिस्थिति में पर्यावरण का संबंध है। पर्यावरण समस्त भौतिक, हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि, सड़क, पुल आदि जैविक और सामाजिक, परिवार, समुदाय, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि कारकों की वह व्यवस्था है जो मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर ढका हुआ। पर्यावरण में हम जीव मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें पारितंत्र प्रणाली कार्यरत रहती है, अथवा भूमि के विभिन्न भाग जैसे जल तथा वायु जहां जीवन मिलते हैं, जीव मंडल कहलाता है। एक जीव मंडल में अनेक पारितंत्र या जीवों हो सकते हैं, जैसे तालाब, मरुस्थल, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वन, पर्णपाती वन, टैगा, टुंड्रा, ध्रुवीय कटिबंध आदि। हमारा वातावरण मुख्यतः 3 भागों में बटा है। इसके उस हिस्से को जिसमें चट्टानें, रेत आदि है और जो पौधों के पोषण का कार्य करता है, स्थल मंडल या भूपटल कहते हैं। स्थल और जल मंडल के ऊपर करीब 200 मील या 320 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्यतः 2 गैसें होती है, नाइट्रोजन गैस व ऑक्सीजन, और शेष गैसें बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन, जल वाष्प, धूल कण आदि। इस वातावरण में पृथ्वी की सतह के 6 मील या 9.6 किलोमीटर ऊपर और इतना ही नीचे का हिस्सा जीव मंडल है। फिर भी करीब 90% जीव धरती से 1 मील या 1.6 किलोमीटर ऊपर तथा इतने ही नीचे तक के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहां तक हम प्रदूषण की बात करते हैं, पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक दूसरे जीवांत, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य व उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाए, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अतः पर्यावरण प्रदूषण केवल वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थों के आ जाने से ही नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के किसी घटक के घट जाने से भी होता है। जहां तक प्रदूषक की बात है, जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे प्रदूषक कहते हैं। जैसे धूल, धुआं, रसायन, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि पर्यावरण में मिलकर मानव और उसके कार्यकलापों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, अतः ये प्रदूषक कहलाते हैं। कुछ प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मलमूत्र आदि प्रकृति के एक भाग होते हैं, जबकि कुछ हम पर्यावरण में अपनी सुविधा हेतु डालते हैं, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, क्रियोन आदि।
जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के स्रोत। सीवेज, कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि का नदियां, तालाबों, झीलों में छोड़ा जाना जल प्रदूषण है। औद्योगिक अवशिष्टों को जल के साथ पुनः नदियों या नालों में डालकर जल को प्रदूषित करना। कृषि पदार्थों का जल में मिलना, डिटर्जेंट और साबुन का प्रयोग, आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ से जल को प्रदूषित करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कीटाणु, कृमि व जीवाणु भी हो सकते हैं जिनसे प्रदूषण होता है, और इस प्रदूषण का जन जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। जन जीवन में रोगों की संभावना बढ़ी है, जलीय जीवों को हानि पहुंचा है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, पर्यावरणीय घटकों पर प्रभाव हुआ है। यदि हम इसको रोकथाम की बात करें जल प्रदूषण के, तो इसके लिए अवशिष्ट जल का उपचार होना चाहिए, जल का पुनः चक्रण होना चाहिए, जो खराब जल है उसको ऐसी मशीनें हो जो उसको शुद्धिकरण कर सकें, जैव नियंत्रण होना चाहिए, जल प्रदूषण से संबंधित नियमन होना चाहिए, और पर्यावरण से संबंधित शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में ये अनिवार्य पेपर कर देना चाहिए। वायु प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों का वह परिवर्तन जो मानव एवं उसके लाभदायक जीवों व वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके भी कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे इसके दो कारण से ये फैलता है, एक तो मानव जनित और एक प्राकृतिक जनित। मानव जनित की बात करें तो इसमें जो दहन है, पेट्रोलियम पदार्थ है या ईंधन है, वह कारक है। इसमें औद्योगिक अवशिष्ट है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उससे अवशिष्ट निकलते हैं तो वो नदी नालों में डाल दिया जाता है, जिससे पानी खराब हो जाता है, और उसके आसपास जितने भी एग्रीकल्चर है, लैंड है, वो सारी खराब हो जाती है। धातु कर्मी प्रक्रम खनिज पदार्थों की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, उसके कारण से भी जो है प्रदूषण होता है। कृषि रसायन, वृक्षों तथा वनों को काटा जाना, मृत पदार्थ, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु ऊर्जा, युद्ध, ये सभी वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। प्राकृतिक प्रदूषक में बात करते हैं, जैसे परागकण, कवक, निम्नतर पौधों के बीजाणु, ज्वालामुखी, पर्वतों से निकलने वाली गैसें, मार्स गैस, तटीय प्रदेश में नमक के अत्यंत सूक्ष्म कण आदि प्राकृतिक रूप से वायु में आ मिलते हैं। वायु प्रदूषण का जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल कण, ओजोन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, अम्लों व क्षार के वाष्पन, परागकण व धूल कणों से एलर्जी होना, ये प्रभावित हुआ है। और इसकी भी रोकथाम के लिए कुछ उपाय हैं। अवशिष्ट उपचार करना चाहिए, प्रदूषक नियंत्रक उपकरण होना चाहिए, ईंधनों की शुद्धि होनी चाहिए, मोटर वाहनों पर निगरानी होनी चाहिए, और जनजीवन जो निवास है वो सही ढंग से हो। वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए। वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता और इससे संबंधित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। तीखी ध्वनि या आवाज को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता नापने के मात्रक को डेसिबल कहते हैं, जिसका मान प्राय 0 से लेकर 120 होता है। डेसिबल पैमाने पर शून्य ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि सुनाई देना आरंभ होती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के रूप में उद्योग धंधे तथा मशीनें, स्थल वायु परिवहन तथा सिनेमा, रेडियो तथा लाउड स्पीकर आदि होते हैं। इनके प्रभाव से श्रवण तंत्र प्रभावित होता है, मानव की कार्य क्षमता भी घटती है, बहरापन भी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए खटारा, मोटर गाड़ियों, ट्रक आदि पर आवश्यक क्षेत्रों में रोक होनी चाहिए। तीव्र होने पर प्रतिबंध होना चाहिए। कल कारखानों को नगरों से दूर स्थापित होना चाहिए आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि परमाणु रिएक्टरों में आणविक प्रक्रमों में बचे कचरे को नष्ट करना या उसकी उचित व्यवस्था करना एक समस्या है। इतना ही नहीं,
रेडियो सक्रिय विकिरण का नियंत्रण दुष्कर कार्य है। अन्य प्रदूषणों को नियंत्रित करने के अनेक उपाय दिए जा सकते हैं, किंतु रेडियोधर्मी प्रदूषण को कम करने का केवल एक ही तरीका है कि परमाणु ऊर्जा की होड़ संसार से समाप्त की जाए। यदि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नितांत आवश्यक हो जाए तो इसका उपयोग साफ सुथरी व अति विकसित तकनीक से किया जाना चाहिए। मृदा प्रदूषण, वर्षा से भूमि की संरचना का बिगड़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, चूहों को मारने की दवा तथा अन्य कीटनाशकों के छिड़काव, पेड़ों तथा फसलों को बीमारी आदि से बचाने के लिए छिड़काव आदि मृदा की उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। एसिड रेन, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, फसलों पर छिड़काव वाले पदार्थों से तथा घरेलू कूड़ा करकट एवं वाहित मूल मूत्र भी मृदा प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे बचाने का तरीका घरेलू कूड़ा करकट एवं मल मूत्र को मृदा में नहीं मिलाना चाहिए। अम्लीय वर्षा पैदा करने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करके भी किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक जीवनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों एवं जैविक जीवनाशकों का प्रयोग करना होगा। फसलों का चक्रीकरण भी मृदा प्रदूषण को कम करता है। वृक्षारोपण भी मृदा कटाव एवं प्रदूषण को दूर करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।